आज हम गति से संबंधित एक और भौतिक राशि त्वरण को समझेंगे। त्वरण शब्द कुछ नया नया सा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। त्वरण शब्द से हम परिचित हैं। हम इसके इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करते हैं एक्सीलरेट, एक्सीलरेशन। हम जब कभी कार में जा रहे होते हैं और कभी जल्दी होती है, हमको स्पीड बढ़वानी होती है, गाड़ी को जल्दी चलवाना होता है, तो हम ड्राइवर से कहते हैं एक्सीलरेटर को दबाओ। तो वो एक्सीलरेटर को दबाना क्या है? स्पीड को बढ़ाना। स्पीड जब हम बढ़वानी होती है तो उसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं एक्सीलरेट करना, एक्सीलरेशन। तो ये है त्वरण। देखो, एक स्पीडोमीटर से समझते हैं हम। ये स्पीडोमीटर है जो कि गाड़ी की स्पीड को बताता है, शब्द से स्पष्ट है। तो ये स्पीडोमीटर गाड़ी के आगे लगा हुआ रहता है। तो अगर उसकी सुई 0 पर है, ये क्या बता रही है हमको कि कोई भी वाहन है वो रेस्ट की पोजीशन में है, विराम अवस्था में है। और जैसे जैसे ये सुई बढ़नी शुरू हो रही है, इसका मतलब वाहन की चाल बढ़ रही है। और ये देखो 40 के पार होती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब वाहन की चाल बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से ये चाल का बढ़ना, ये त्वरण है। चाल कितनी बढ़ रही है, इसको नापना त्वरण है। अगर सुई यहाँ पर आकर 60 पर आकर रुक गई, 60 के ऊपर गाड़ी चलती जा रही है, तो इसका मतलब त्वरण रुक गया। गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ रही, इसका मतलब त्वरण रुक गया और गाड़ी सिर्फ 60 की स्पीड से ही चलती जा रही है। तो त्वरण क्या है? जो स्पीड का बढ़ना। तो देखो, इसको परिभाषा में कैसे स्पष्ट करेंगे? किसी वस्तु की प्रति इकाई समय में, 1 घंटा, 1 मिनट या 1 सेकंड में प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जो वेग में परिवर्तन की दर है, यानी कि कितना परिवर्तन हो रहा है, 1 घंटे में गाड़ी कितनी थी और कितनी हो गई, या 1 मिनट में गाड़ी की स्पीड, ट्रेन की स्पीड 1 मिनट में पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई। तो इस तरह से इकाई समय में जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो कितना है। तो वेग में परिवर्तन यानी कि 2 तरह की स्पीड होगी, जब तो हमको परिवर्तन पता लगेगा। पहले कुछ थी, बाद में कुछ और हो गई। तो इस तरह से 2 स्पीड होगी। तो उन 2 स्पीडों के क्या क्या नाम हो गए? जो शुरुआत में चाल थी, वेग था, आरंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। शुरुआत में उसकी वेग कितना था, तो उसको हम प्रेजेंट करते हैं यू से, स्मॉल लेटर यू से हम उसको व्यक्त करते हैं। और जब परिवर्तन होना बंद हो गया, वेग में जो परिवर्तन होता जा रहा था, शुरू में 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और इस तरह से 60 पे पहुंचने के बाद उसके बाद स्पीड का बढ़ना बंद हो गया। तो इसका मतलब वो हो गया 60 क्या हो गया? अंतिम वेग हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो उसको हम व्यक्त करते हैं स्मॉल लेटर v से। तो इस तरह से त्वरण को हम व्यक्त करते हैं a से, और उसका सूत्र क्या बन गया? v माइनस यू। जो फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, उसमें से जब हम इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग को घटा लेंगे तो हमको मिल जाएगा वेग में परिवर्तन। और वो हमको समय के सापेक्ष ही पता करना होता है, क्योंकि त्वरण कितना हो रहा है इसको हमको समय के सापेक्ष में ही जानना है, तब हम जान पाएंगे कि त्वरण कितना हो रहा है। तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। जब हम इसको बार बार बोलेंगे तो हमको ये सूत्र याद हो जाएगा कि त्वरण को क्या सूत्र है। अब इसका मात्रक क्या होगा? त्वरण का मात्रक क्या होगा? वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग ही है, तो वेग का मात्रक हमने समझा था। वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और समय वापस आ गया तो 1 और सेकंड आ गया। तो इसका मतलब त्वरण का मात्रक क्या बन जाता है? मीटर प्रति सेकंड की घात 2, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड की घात माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में इसका मात्रक हो गया, जो कि इसकी SI यूनिट है। लेकिन और त्वरण को किसमें भी नापा जा सकता है, या हमको न्यूमेरिकल में करने के लिए मिलता है किलोमीटर प्रति घंटे में भी, प्रति घंटे की घात माइनस 2। तो इस तरह से अलग अलग मात्रक हमको त्वरण के भी दिए जाते हैं। तो अब देखो किस किस तरह का त्वरण हो सकता है। एक है धनात्मक त्वरण, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। इसमें क्या हो रहा है? धनात्मक त्वरण मतलब जुड़ना, त्वरण बढ़ रहा है। जब त्वरण बढ़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? धनात्मक त्वरण। तो कब होगा धनात्मक त्वरण? जब प्रारंभिक वेग का मान अंतिम वेग से कम हो। जब गाड़ी की स्पीड अगर मान लीजिए विराम अवस्था में है और 10, 20, 30 बढ़ती चली जा रही है, तो इस तरह का त्वरण क्या कहलाएगा? धनात्मक त्वरण कहलाएगा। देखो एक उदाहरण से समझ लेते हैं। प्रारंभिक वेग हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड,
अंतिम वेग हो गया 50 मीटर प्रति सेकंड और समय हो गया 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड में वाहन का त्वरण 20 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया, उसका वेग हो गया। तो अब हमको ज्ञात करना है त्वरण कि कितना बढ़ा, तो हम ज्ञात कर लेंगे, सूत्र लिख देंगे a बराबर v माइनस यू अपॉन टी और अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा लेंगे, तो ये आ गया हमारा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो बढ़ रहा है त्वरण वो कितना, किस स्पीड, किस त्वरण क्या है उसका, 6 मीटर प्रति सेकंड से वो बढ़ता जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो धनात्मक त्वरण हो गया। तो अब है ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण क्या है, जब प्रारंभिक वेग का मान अंतिम वेग से अधिक हो, यानी कि स्पीड है 60 किलोमीटर और घटते 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 वो 0 पे आ गई या 20 पे आके रुक गई, उसके बाद घटना बंद हो गया। तो इस तरह से ज़्यादा स्पीड से वो कम स्पीड में आ गई, उसका वेग कम हो गया, तो ये वाला कहलाएगा ऋणात्मक त्वरण। तो इस तरह का त्वरण कब होगा, जब गाड़ी में ब्रेक लगता है, गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है और जैसे ही उस पर ब्रेक लगना शुरू हुआ तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और जब तक आके वो रुक जाती है तो वो उसकी अंतिम स्पीड हो जाएगी। तो इस तरह का त्वरण कहलाता है ऋणात्मक त्वरण, नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसको हम मंदन भी कहते हैं, मंदन या रिटार्डेशन, स्पीड में जो कमी आ रही है। तो देखो इसको भी उदाहरण से समझ लेते हैं। प्रारंभिक वेग हो गया 100 मीटर प्रति सेकंड, जब ब्रेक नहीं लग रहा था, गाड़ी की स्पीड चल रही थी 100 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी, उसका वेग इतना था और जैसे ही ब्रेक लगना शुरू हुआ तो हमारा जो वेग में परिवर्तन हुआ, ठीक है, जो हमारा वेग में परिवर्तन कहाँ से शुरू हुआ, 100 से शुरू हुआ, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। और जैसे कम होते 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 वो कहाँ पे आके रुक गया, 40 मीटर प्रति सेकंड पे आके उसका वेग रुक गया। तो जहाँ पे वो रुक गया ये क्या हुआ, अंतिम वेग हो गया। हमको सिर्फ संख्याएं देख के u और v को डिसाइड नहीं करना है, प्रारंभिक और अंतिम को डिसाइड नहीं करना है, हमको ये डिसाइड करना है कि आरंभ कहाँ से हुआ, वेग में परिवर्तन होना, और वेग में परिवर्तन होना बंद कहाँ से हुआ। ये दोनों बातों को हमको अच्छे से समझना है क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ती है हमको जब न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। इस थ्योरी के आधार पर जो न्यूमेरिकल्स हमको दे रखे होते हैं, तो जब तक हमको ये बात स्पष्ट समझ में नहीं आएगी तो हम न्यूमेरिकल करने में फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। तो इसमें प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 100 मीटर प्रति सेकंड, गाड़ी चल रही थी 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और ब्रेक लगाने शुरू हुए और 40 किलोमीटर प्रति सेकंड पर आके रुक गए। तो हम जो, और ये सब घटना हुई 4 सेकंड के अंदर, तो हम लिखेंगे सूत्र त्वरण का, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। v का मान हो गया 40 माइनस 100 बटा t, तो इसको हल करेंगे तो आ गया -15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम माइनस क्यों लिख रहे हैं, ये माइनस हमको बता रहा है कि त्वरण कम होता गया, गाड़ी का वेग कम होता गया। किस दर से कम हो रहा है, -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से वो कम होता जा रहा है। शून्य त्वरण, शून्य त्वरण भी हो सकता है क्या, हो सकता है। शून्य त्वरण का मतलब क्या हुआ, वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, गाड़ी की वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, त्वरण किसका मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। तो ऐसा कब होगा, जब v का मान u के बराबर होगा, जब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों ही बराबर होंगे, यानी कि वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा, तो उस समय त्वरण क्या कहलाएगा, त्वरण शून्य कहलाएगा। अब है त्वरण के ऊपर आधारित जो सवाल हमको किताब में दे रखे हैं उनको समझेंगे। विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। तो प्रश्न हमेशा लास्ट में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो प्रश्न देखो, दोनों स्थिति में साइकिल के त्वरण की गणना करो। तो हमको 2 स्थितियाँ बता रखी है और क्या करना है, हमको त्वरण की गणना करनी है। तो त्वरण का सूत्र हमको पता है जिसमें हमको a ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको a ज्ञात करने के लिए पता होना चाहिए v कितना है, u कितना है और समय कितना है। ये 3 बातें हमको पता होनी चाहिए। तो हमको सबसे पहले प्रश्न में से ये छांट लेना है कि जो जिनकी हमको आवश्यकता है क्या वो हमें दे रखा है। तो v, u और t इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं हमको क्या दे रखा है।
विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। कौन सी अवस्था से? विराम अवस्था से। यानी उसकी जो प्रारंभिक वेग है, वो प्रारंभिक वेग कितना हो गया? वो प्रारंभिक वेग u हो गया 0। ठीक है, समझ में आ गया। वहां से उसके वेग में परिवर्तन होना शुरू हो रहा है। 0 के बाद वो 10 पे आएगा, 20 पे आएगा, तो कहाँ तक आ गया? वो चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में वो 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो ये 6 मीटर प्रति सेकंड का समझ में आ गया। 0 से चलाना शुरू किया था तो ये v कितना हो गया? 6 मीटर प्रति सेकंड का उसको वेग प्राप्त हो गया। तो हमको u पता लग गया, v पता लग गया। और कितने सेकंड में प्राप्त कर लेता है? 30 सेकंड में। ये भी हमको पता लग गया। समय कितना हो गया? 30 सेकंड। ठीक है, वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है। तो ये पहली स्थिति तो बन गई। अब उसने ब्रेक लगाना शुरू किया। पहली स्थिति में जो साइकिल थी वो चलना शुरू किया, 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लिया। उसके बाद उसने ब्रेक लगाना शुरू किया, यानी उसकी स्पीड कम होने लग गई। तो वो दूसरी स्थिति हो गई। तो दूसरी स्थिति में क्या हुआ? देखो, साइकिल का वेग 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो जब उसने दोबारा ब्रेक लगाए, जब उसने ब्रेक लगाना शुरू किया, तो उस समय क्या वेग था? उस समय उसका वेग था 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 0 से 6 तक पहुंचा और 6 पे ही साइकिल चलाता रहा। लेकिन जब 6 पे चलाता रहा, फिर उसको ब्रेक लगाने की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसने 6 से कम करना शुरू किया। इसका मतलब दूसरी स्थिति में u का मान क्या हो गया? 6 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया? जहाँ पे ब्रेक लगने शुरू हुए हैं वहाँ पे वो साइकिल 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल को प्राप्त कर चुकी थी। अब उसने ब्रेक लगाना शुरू किया। ब्रेक लगाते लगाते वो कहाँ पे आके रुका? जब तक उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड नहीं हो गया, वहाँ पे आके उसने ब्रेक लगाना बंद कर दिया। इसका मतलब 4 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया? v हो गया। राइट? तो हमको v भी पता लग गया। और ये पूरी घटना 6 से 4 तक पहुंचने की घटना कितने समय में हो गई? ये हो गई 5 सेकंड में। तो ये दो स्थितियां हमारे सामने आ गई। हमको प्रश्न से क्या क्या दे रखा है वो हमको पता लग गया। अगर हम इतना अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो अब इस सवाल को हल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सूत्र लिखेंगे और उसके अंदर इन मान को रख देंगे और जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी करना है वो कर लेंगे और हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। देखिए, पहली स्थिति में हमने देख लिया था, विराम अवस्था से साइकिल ने चलना शुरू किया था तो u 0 हो गया। और जब उसने जितनी स्पीड बढ़ा ली थी वो कहाँ तक बढ़ा ली थी? 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा ली थी और समय 30 सेकंड लग रहा था। हमने त्वरण का सूत्र लिखा और त्वरण के सूत्र में मान रखा 6 - 0/30 और ये हमको 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमको त्वरण पता लग गया। त्वरण की दर पता लग गई कि इस दर से साइकिल की जो वेग में परिवर्तन हुआ है वो इस दर से हुआ है। तो ये हमारा हो गया पहली स्थिति का उत्तर। ठीक है, बहुत आसान हो गया क्योंकि हमने सवाल को अच्छी तरह से समझ लिया। अगली दूसरी स्थिति क्या हो गई? देखिए, दूसरी स्थिति में प्रारंभिक वेग हमने देख लिया था कि गाड़ी की स्पीड कहाँ तक पहुँच गई थी? 6 मीटर प्रति सेकंड तक पहुँच गई थी। उसके बाद ब्रेक लगने शुरू हुए हैं तो u हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड। ये वाला त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक होगा क्योंकि इसमें स्पीड कम हो रही है, मंदन हो रहा है, जो स्पीड है उसका रिटार्डेशन हो रहा है। और अंतिम वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। समय हमको 5 सेकंड बता रखा था। ये हमने सूत्र लिखा और सूत्र के अंदर इन वैल्यूज़ को रखेंगे तो ये माइनस इसके आगे आ जाएगा क्योंकि वेग में परिवर्तन ऋणात्मक हो रहा है, वेग में मंदन हो रहा है। तो -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरण में कमी आ रही है। तो इस तरह से हम उत्तर को एक साथ लिख लेंगे और हमको उत्तर मिल गया। अगला है क्रियाकलाप। हमको किताब के अंदर दे रखा है। आप दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखते होंगे जिसमें से प्रमुख है गति की दिशा में त्वरण। कोई भी वस्तु है जो गति की दिशा में त्वरण हो रहा है, त्वरण की गति की दिशा के विरुद्ध हो रहा है, एक समान त्वरण है, असमान त्वरण है। ये क्या आप ऊपर दी गई प्रत्येक प्रकार की गति का एक एक उदाहरण दे सकते हैं? तो ये हमको 4 स्थितियां बता रखी है त्वरण की। ये 4 स्थितियां अगर हम समझ जाते हैं तो हमको त्वरण अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, गति की दिशा में त्वरण,
यानी कि वाहन चल रहा है जिस दिशा में और त्वरण भी उसी दिशा में हो रहा है। तो ऐसा तो होता ही है, एक सीधी सड़क है, सीधी सड़क पे गाड़ी सीधी सीधी जा रही है और उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। 20 की स्पीड से अगर वो चल रही है तो धीरे धीरे 20, 30, 40, 50, 60 हो रही है। तो सिंपल उदाहरण हो गया कि जब वस्तु गति की दिशा में चल रही है और त्वरण भी उसी दिशा में हो रहा है, तो किसी कार का हम उदाहरण दे सकते हैं। अगला है त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध है। त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध कब होगा कि गाड़ी तो सीधी जा रही है लेकिन उसके जो त्वरण है वो कैसा हो रहा है, उसकी स्पीड को कम कर रहा है। तो ऐसा कब होगा, जब ऋणात्मक त्वरण होगा, यानी कि गाड़ी में जब ब्रेक लगाए जाएंगे तो गाड़ी जो बढ़ रही है वो तो दूसरी दिशा में बढ़ रही है और त्वरण लग रहा है पीछे की तरफ माइनस हो रहा है। तो कब हो जाएगा ऐसा, जब गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाएगा तो उस समय क्या स्थिति बन रहेगी, जब त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध हो रहा है, गाड़ी आगे चल रही है और गाड़ी को रोका जा रहा है, उस समय ये वाली स्थिति बनती है। तीसरा है एक समान त्वरण है। एक समान त्वरण का मतलब क्या हो गया कि गाड़ी में लगातार ही वेग उसका बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक बार तो 40 से सीधा 60 पे पहुंच गई, फिर 60 से 50 पे पहुंची, 50 के ऊपर वापस से 70 पे पहुंच गई, मतलब अलग अलग चल रहा है। अलग अलग होगा तब नहीं, लगातार एक समान गति से बढ़ रहा है। शुरुआत के 1 सेकंड में 10 बढ़ा, फिर दूसरे सेकंड में भी 10 बढ़ा, फिर तीसरे सेकंड में भी 10 बढ़ा, यानी 20, 30, 40, 50, 60 होता चला गया। तो वो क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। समय के सापेक्ष में समानता के साथ वो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो उस समय कहलाएगा से एक समान त्वरण हो रहा है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, इसका उदाहरण हो सकता है जैसे कि एक पत्थर को हम तीसरी मंजिल पे 5वीं मंजिल पे ले गए और ऊपर से हमने नीचे की तरफ फेंका, तो गुरुत्वीय बल के कारण वो वस्तु नीचे की तरफ गिरेगी। गुरुत्वीय बल के कारण उसका त्वरण धीरे 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 बढ़ता जाएगा, वो एक समान गति से बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि त्वरण उसके ऊपर जो उसका गुरुत्वीय बल लग रहा है वो उसके ऊपर बराबर लग रहा है, तो वो एक समान गति से उसका त्वरण बढ़ेगा। जैसे हम तीसरी मंजिल से कोई पत्थर को फेंकेंगे और नीचे जो ज़मीन पर टच होगा तो उसकी स्पीड अलग होगी, और 5वीं मंजिल से फेंकेंगे उसकी स्पीड अलग होगी, 10वीं मंजिल से फेंकेंगे तो उसकी स्पीड अलग होगी। इसका मतलब जैसे जैसे वो धरती के पास आता जा रहा है उसका त्वरण समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तो ये उदाहरण हो सकता है एक समान त्वरण का। फिर है असमान त्वरण। असमान त्वरण तो अक्सर हम देखते हैं जब भीड़ भाड़ वाली जगह पे हम गाड़ी चला रहे हैं तो कभी हमको स्पीड बढ़ानी पड़ती है, कभी स्पीड कम करनी पड़ती है, तो ये उदाहरण हो सकता है असमान त्वरण का। तो देखो हम कॉपी के अंदर लिख सकते हैं, एक सीधी सड़क पर जब सरल रेखा में चलती हुई कार जिसकी गति विराम अवस्था से प्रारंभ करे और समान समय अंतराल में नियत दर से बढ़े तो हम कह सकते हैं गति की दिशा में त्वरण है। ये जो पहला पॉइंट था उसका उत्तर है गति की दिशा में त्वरण। ठीक है, तो इसको हम नोट कर सकते हैं। फिर है गति की दिशा के विरुद्ध। जब गतिमान कार में ब्रेक आरोपित किए जाते हैं तो उसका त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध होता है, तो ये वाला उदाहरण हो गया। तीसरा एक समान त्वरण। किसी पत्थर को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो उसके वेग में एक समान त्वरण होता है, ये उदाहरण हम लिख सकते हैं। असमान त्वरण, फुटबॉल मैदान में फुटबॉल की गति, क्योंकि फुटबॉल पे जब किक लगती है तो एक फुटबॉलर अलग तरह से किक लगाता है, दूसरा अलग तरह से किक लगाता है, तो जो फुटबॉल का त्वरण है वो हर समय अलग अलग होता है। उसकी जो इस वेग बढ़ रहा है फुटबॉल का वो कभी कुछ और कभी कुछ होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें असमान त्वरण हो रहा है और भीड़ भाड़ वाली सड़क पर कार की गति असमान त्वरण को बताती है। अलग अलग स्पीड से गाड़ी चलती है तो वो असमान त्वरण का उदाहरण है। तो इस त्वरण को अगर आप अच्छी तरह समझ गए हैं तो हम न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखते रहिए। थैंक यू।